साधना न्यूज के खास चर्चा में आज हमारे साथ में मौजूद हैं बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी साहब। और आपको बता दूं कि जिस तरह से इन क्षेत्रों में अभी पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है, उस तरह से कहा जा सकता है कि बस्तर में कई हद तक नक्सल पर अंकुश लगाने में बस्तर पुलिस सफलता जो है प्राप्त कर रही है। इन मुद्दों समेत काफी सुरक्षा और विकास, क्योंकि बस्तर की बात करें, इन क्षेत्रों में विकास की बात करें तो बिना पुलिस के विकास इन क्षेत्रों में संभव नहीं है, क्योंकि हर एक मार्ग पर जो है सुरक्षा देनी रहती है और बिना सुरक्षा यहाँ पर विकास एक कहें दूर के ढोल सुहावने जैसे हैं। लेकिन अब लगातार इन पे सफलता मिल रही है और पुलिसिया जो अभियान में जो तेजी मिली है, इससे कहीं ना कहीं जो क्षेत्रवासी हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सर, पहले तो साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। इन क्षेत्रों में लगातार पुलिस की जो भूमिका है वो सकारात्मक देखने को मिल रही है और नक्सली बैकफुट पर जो है इन क्षेत्रों में चले गए। जी, बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल समस्या को उन्मूलन हेतु शासन के एक त्रिवेणी कार्य योजना थे, विश्वास विकास सुरक्षा। इस कार्य योजना को क्रियान्वयन करते हुए विगत वर्षों में बस्तर संभाग के अंतर्गत काफ़ी नवीन सुरक्षा कैंप भी स्थापित की गए थे। हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप अपने आप में एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति प्रदान की गई। इस प्रकार काफ़ी एक सकारात्मक परिस्थिति हम अभी वर्तमान बस्तर क्षेत्र में देखने के लिए मिल रहा है। और नक्सल गतिविधि काफ़ी इलाका में सीमित हो गए थे, उनका पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है और उनके संगठन की जो बल संख्या वो भी कम होते जा रहा है। उसी हिसाब से हमें पूरा विश्वास आने वाला बहुत जल्दी क्षेत्र में नक्सल समस्या को समाप्त करके इलाका के एक नया पहचान दिलाने में हमको सफलता प्राप्त होगा। इन क्षेत्रों में हमेशा से देखने को मिला है कि नक्सली प्रेस नोट बहुत ही अधिक वायरल किए जाते हैं और नक्सलियों ने जैसे कि अभी भी कुछ प्रेस नोट जो है वायरल किए हैं, तो क्या कुछ उन पे भी अंकुश लगाया जा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक इसे बाजार बनाने की अगर बात करें तो उससे वो एक अपनी कहें तो दहशत की बाजार को जो है वो हमेशा गर्म रखना है। जी, सीपीएम महोदय संगठन एक प्रतिबंधित संगठन है, उनके हमेशा एक मोडस ऑपरेंडी रहते हैं क्षेत्र में एक आतंक का वातावरण निर्मित करके उसी से खुद अपना संगठन को लाभान्वित करने के लिए उनके हमेशा एक कोशिश रहते हैं। लेकिन जनता उनके असली चेहरे को देख लिया, जान लिया, पहचान लिया, इसलिए महोदय द्वारा किसी प्रकार का जो प्रचार प्रसार उसका कोई असर नहीं पड़ते हैं। जनता मतलब इतना वर्षों से सीपीएम महोदय संगठन का एक विकास विरोधी चेहरा है, एक जन विरोधी चेहरा है। निर्दोष ग्रामीण को मारना, पीटना, प्रताड़ित करना और निर्माण कार्यों को बाधित करना है। और जो क्षेत्र में जन सुविधा के लिए बनाया जा रहा है व्यवस्था को, जैसा सड़क को क्षतिग्रस्त करना, मोबाइल टावर्स को क्षतिग्रस्त करना, बिजली को क्षतिग्रस्त करना, इस प्रकार का महोदयों का हमेशा एक विनाशकारी विचारधारा रहते हैं। इसी कारण से उनका कोई भी प्रचार प्रसार होते उसका कोई असर नहीं पड़ते हैं। हाँ, दूसरी ओर नक्सली का जो कई जो जानकारी से हमको खुद ये क्षेत्र के जो परिस्थिति के बारे में एक आंकलन लगा सकता है। वर्तमान में जो सीपीएम महोदय संगठन का काफ़ी हद तक उनका संगठन में जो बल संख्या कम हो गई थी और उनकी लगभग एक वर्ष में 132 से अधिक महोदय कैडर का मृत्यु होने का भी बात को लोग अपना प्रेस विज्ञप्ति में स्वीकार किया। इस प्रकार सीपीएम महोदय संगठन कहीं न कहीं अभी बैकफुट में है और हम लोग उस हिसाब से अपनी रणनीति को बढ़ाकर आगे बढ़ाएगा। इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो हमेशा से ये देखा गया है कि नक्सल संगठन के द्वारा ये बात कही जाती है कि हम जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो लोकल ग्रामीण हैं उनकी लड़ रहे हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है? जी, वो हमेशा सीपीएम महोदय संगठन द्वारा क्षेत्र की जनता को गुमराह करते हुए दिग्भ्रमित करने का उनका प्रयास रहते हैं। जल जमीन जंगल का बात करते, लेकिन उल्टा देखे जाए तो विगत 22 वर्षों में सीपीएम महोदय संगठन ने बस्तर संभाग के अंतर्गत 1700 से अधिक निर्दोष ग्रामीण को अनेक विषय ऊपर आरोप लगाकर उनका हत्या की गई थी, उनका प्रताड़ित की गई थी और कई ग्रामीण को गांव से उसको भगा दिया गया, उनकी संपत्ति को लूट लिया गया। इस प्रकार सीपीएम मोदी संगठन का बोलने और करने में काफ़ी फ़र्क है। वो बोलने के लिए जल जमीन जंगल की लड़ाई की बात करते, लेकिन अभी तक यदि क्षेत्र में आदिवासी समाज के यदि सबसे बड़ा एक दुश्मन के रूप में देखा जाए तो खुद सीपीएम मोदी संगठन है, क्योंकि इन वर्षों में अधिक से अधिक संख्या में निर्दोष ग्रामीण को प्रताड़ित करना और उनके परिवार को
गांव से भगाना, इस टाइप का काफ़ी हद तक सीपी माओवादी संगठन क्षेत्र में जनता को प्रताड़ित किया है। और इन सब बात को जनता देख ली, जान ली, समझ लिया। इसी उनका किसी प्रकार का जो प्रचार प्रसार में अभी कोई दम नहीं रह गई और इससे ग्रामीण प्रभावित भी नहीं हो रहा है। बहुत जल्दी मतलब शेष इलाका जहाँ पर अभी उनका थोड़ा बहुत कैडर बेस है, उस इलाका में भी हम लोग एक रणनीति तक आगे बढ़ेगा और उस इलाका में भी नक्सल गतिविधि को अंकुश लाकर क्षेत्र में एक शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ जनता के इच्छा अनुसार, उनकी मंशा अनुसार हम विकास कार्यों को गति प्रदान करेगा, ताकि क्षेत्र में एक रोजगार की संभावना भी बढ़ सकता है और एक नया पहचान भी हम दिला सकता है। अभी अगर तत्काल की बात करें तो बड़ी सफलता जो बस्तर पुलिस को मिली है। 4 जो नक्सली हैं उनको ढेर किया गया था। किस तरह से जो है सूचना मिली और किस तरह से क्षेत्र में जो है नक्सलियों के खिलाफ शांति में कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है एक समय समय पर मीडिया को भी बताया जाता है कि जो आत्मसमर्पण है, जो नक्सली भटक गए हैं वो, यानी ग्रामीण जो भटक गए हैं वो जो है आत्मसमर्पण कर सके। बहुत सारे नक्सल उन्मूलन भी कार्यक्रम चल रहे हैं। तो किस तरह से ये अभी सहजता से जो है पूरा हो पा रहा है? जी, जैसा यदि आंकड़ा के हिसाब से बात करेंगे तो विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2022 में नक्सल अपराध में काफ़ी उल्लेखनीय कमी आए हैं। लगभग 60-65% अपराधों में कमी आए हैं, जो घटनाएं में कमी आए थे। और दूसरी ओर जो सुरक्षा बल द्वारा जो इन इलाके में लगातार प्रभावी रूप से नक्सल विरोधी अभियान संचालित करने के परिणाम स्वरूप काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर्स आत्मसमर्पण भी हो रहा है, क्योंकि जो इधर का स्थानीय माओवादी कैडर है, जो बाहर के माओवादी नेतृत्व को उनका इरादा को देख लिया, पहचान लिया है, क्योंकि बाहर के माओवादी नेतृत्व द्वारा हमेशा बस्तर संभाग को और इधर का क्षेत्र की जनता को प्रताड़ित करना, उनके इधर के जो संपत्ति को लूटना, इस प्रकार के एक एक्सटॉर्शन की कार्रवाई करते रहे। और इधर के स्थानीय माओवादी नेतृत्व को वो लोग हमेशा दिग्भ्रमित करते हुए, उनका गुमराह करते हुए अपने ही लोग से अपने जनता को नुकसान पहुंचाने का एक रणनीतिक साजिश के तहत माओवादी द्वारा काम की जाती है। इसको समझने के बाद स्थानीय माओवादी कैडर काफ़ी बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष एवरेज जैसे 500 से अधिक माओवादी कैडर सरेंडर करते हैं। उनका पुनर्वास के लिए शासन के एक पॉलिसी के तहत हम लोग उनका आर्थिक सहायता से लेकर अन्य एक सामान्य जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यकता होती है उसका हम पूर्ति करते हैं। और इन सब तमाम आत्मसमर्पित कैडर्स अभी आत्मसमर्पण करने के पश्चात क्षेत्र के विकास के लिए अपना एक योगदान देने के हिसाब से एक सामान्य जीवन जी रहा है। और साथ साथ जो माओवादी कैडर्स के जो सप्लाई नेटवर्क भी टूट गए थे इन इलाके में, उनका जो कैडर बेस वो भी समाप्त होते जा रहा है, उनका नया भर्ती के लिए कैडर्स नहीं मिल रहा है। इस प्रकार काफ़ी बैकफुट में माओवादी संगठन, और उसका हम लोग लगातार समीक्षा करते रहते हैं, उसका क्या कुछ उनका परिस्थिति है, उस हिसाब से हम लोग अपना रणनीति को परिवर्तन करके आगे बढ़ते रहते हैं। हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी जो सीपीओ माओवादी संगठन एक गैर कानूनी और प्रतिबंधित संगठन है, उसका पूरा खात्मा इन इलाके से हो जाएगा और क्षेत्र में जनता उनके मनसानुसार इधर विकास कार्य से हम लोग उनका लाभान्वित करेंगे और एक नया पहचान दिलाने में हम सफल होगा। क्षेत्र में कई सारी भर्तियां निकली, बस्तर फाइटर्स की और सीआरपीएफ की भी भर्ती की बात करें तो दंतेवाड़ा में कुछ इसका विरोध भी हुआ। लोग चाह रहे थे कि स्थानीय लोगों को उसमें प्राथमिकता मिले। इससे सरकार को क्या फायदा होगा? इधर का जो स्थानीय युवा युवती को रोजगार में अधिक से अधिक अवसर देने के उद्देश्य से शासन द्वारा बस्तर फाइटर का भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। उस भर्ती प्रक्रिया के तहत बस्तर के संभाग के अंतर्गत 7 जिला में 300 के मान से हिसाब से कुल 2100 का बस्तर फाइटर का भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करके उनका भी सभी कैंडिडेट्स का अभी ट्रेनिंग चल रहा है। और इसमें विशेष बात यह रहता है अंदरूनी वनांचल क्षेत्र से जो स्थानीय भाषा का जानकार युवा युवतियों को बोनस मार्क दी गई, तो उससे काफ़ी बड़ी संख्या में जो वंचित क्षेत्र से लोग बस्तर फाइटर के माध्यम से शासन की जो योजना से जुड़ने के हिसाब से उनका एक रोजगार का अवसर भी मिल गए थे और आने वाला समय में इनका काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। दूसरी ओर सीआरपीएफ द्वारा भी बस्तरिया बटालियन जो 3-4 साल पहले ये कॉन्सेप्ट के तहत उसका भर्ती की गई थे, उसमें भी रिक्त पद के लिए अभी भर्ती प्रक्रिया उन्होंने भी करके उसका आगे कार्रवाई जारी है। लेकिन इन सब प्रक्रिया के तहत अधिक से अधिक संख्या में जो स्थानीय जो युवा युवती है उनका खुद अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के सुरक्षा के लिए, अपने क्षेत्र के शांति के लिए एक योगदान देने का उनका अवसर मिला है। इससे काफ़ी एक सकारात्मक परिस्थिति हमको देखने के लिए मिल रहा है। इन समयों की बात करें तो सीलगेर का जो एक मुद्दा था वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक कहें मुद्दा यहाँ पर उसने एक रूप लिया हुआ था और कहें बहुत एक ग्रामीण वहाँ पे इकट्ठे हुए थे।
जिस समय में ये सब कार्यक्रम वहाँ पे सिलगेर के लोगों के जमावड़े के हो रहे थे, कुछ अटकलें भी उठी कि नहीं बाहर गांव के जो लोग हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, सिलगेर के लोकल लोग नहीं है, तो किस तरह से पुलिस को उस आंदोलन को जो है दबाने में, क्योंकि कहें तो एक किसी एक क्षेत्र में अगर इस तरह से लोग आकर के भीड़ लगा के बैठते हैं तो वो भी एक संतुलन खराब होने की बात होती है, समाज में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जी, जैसा हमने पूर्व में बताए थे, हमारे प्रत्येक सुरक्षा कैंप सिर्फ नक्सलवादी अभियान के लिए नहीं, उल्टा क्षेत्र के विकास कार्य के एक बुनियादी के रूप में काम करते हैं। हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप एक समग्र विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए क्षेत्र में सड़क पुल पुलिया निर्माण, बिजली आपूर्ति, रेशन दुकान का संचालन, आंगनवाड़ी केंद्र एवं अन्य मूलभूत सुविधा से जनता को लाभान्वित करते हैं। इसका सकारात्मक परिणाम को देखते हुए माओवादी में एक बौखलाहट थे, उसी कारण से तब सिलगेर कैंप स्थापित की जा रही थी। क्षेत्र की जनता को गुमराह करके उनको दिग्भ्रमित करने की उनका कोशिश की गई थे और बाहर से उनका जो मिलिशिया कैडर को सिलगेर पहुंचाकर वो एक आतंक का एक वातावरण निर्मित करने के लिए उनका एक कोशिश थे। उसके बावजूद जो पुलिस एवं सुरक्षा बल द्वारा स्थिति को काफ़ी गंभीरता से उसका आकलन किया, फिर उसका जितना संभव उसमें मतलब बेहतरीन तरीके से उसका आने वाले जनता के सहयोग से आगे ले जाने की कोशिश की गई थे। और इसके बावजूद भी सीपीएम माओवादी संगठन द्वारा क्षेत्र की जनता को गुमराह करने के लिए कोशिश की गई थे, लेकिन जनता उनके बातों में नहीं आ रहा है। अभी भी सिलगेर में कैंप हमारा जो एक विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए अभी सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कर चुकी है। जनता के इच्छानुसार उन गांव में बिजली का आपूर्ति भी की गई थी और बाकी जो विकास कार्य का भी गति दी जा रही है। और जनता मतलब आने वाला समय में जो उनका खासतौर पर जो नया पीढ़ी है उनको चाहिए मतलब क्षेत्र में एक विकास के वातावरण बना रहे, एक शांति का वातावरण बना रहे, इसलिए शासन की जो योजना में समर्थन दे रहा है और नक्सल का किसी प्रकार का साजिश में भागीदारी नहीं बन रहा है। हमें पूरा विश्वास है मतलब जितना आने वाला जो पीढ़ी युवा पीढ़ी है माओवादी को जो असली इरादा को देख लिया, जान लिया, समझ लिया, इसलिए उनका किसी प्रकार का सहयोग का समर्थन नहीं दे रहा है और क्षेत्र के विकास के लिए वो लोग भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्षेत्र की बात करें तो लोगों का कथन है कि सड़कों का जाल नक्सल पे एक खाल, तो ये जो सड़कों का जाल फैल रहा है बस्तर पुलिस उसमें बहुत सहयोग कर रही है और कहें ये रोड का निर्माण भी बहुत तीव्र गति से चल रहा है, तो किस तरह से इन रोडों के बनने के बाद में नक्सल पे अंकुश लगाया जाएगा? जी, बस्तर संभाग के अंतर्गत कनेक्टिविटी काफ़ी एक प्रमुख जो हमारा कार्य योजना है, क्योंकि इधर के अंदरूनी क्षेत्र की जनता को भी उतना से अधिकार है जैसा बाकी शहरों या महानगरों में जो लोग हैं अपना शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए यदि वनांचल क्षेत्र से शहर की तरफ जाना चाहते हैं या अपना ब्लॉक मुख्यालय या जिला मुख्यालय तक जाना चाहते हैं, उनके लिए ये सब सुविधा उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है और उनका इस लाभ से वंचित नहीं रखना चाहिए। उसी उद्देश्य से सुरक्षा बल द्वारा स्थानीय प्रशासन से और अन्य निर्माण एजेंसी से संपर्क स्थापित करके बस्तर संभाग के अंतर्गत 1700 किलोमीटर से अधिक जो प्रमुख रोड का कार्य पूर्ण की गई थी और शेष इलाका में रोड का काम अभी भी जारी है। इंद्रावती नदी के ऊपर जो 4 जो बड़ी ब्रिजेस का भी काम प्रारंभ करके उनमें से एक कंप्लीट हो गई, बाकी 3 में अभी काम प्रगति पर है। इस प्रकार वनांचल क्षेत्र का हमारा जो जनता को अपना जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय तक जोड़ने के लिए एक कनेक्टिविटी का हम लोग कराने के लिए सुरक्षा बल द्वारा दिन रात मेहनत करके कार्य की गए थे। इसमें हमारा कई नुकसान भी हुआ, शहादत भी हुआ, इसके बावजूद भी हम पीछे नहीं हटा है। हमारा अधिकतम जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो शहादत हुआ तब रोड निर्माण कार्य के लिए या पुल पुलिया निर्माण करने के लिए सुरक्षा देने के दौरान ही हुआ। इसके बावजूद भी हमारा केंद्रीय अर्धसैनिक बल से लेकर स्थानीय सुरक्षा बल तक सब लोग समर्पित होकर काम किया। उसके परिणाम अभी हमको देखने मिल रहा था। अंदरूनी क्षेत्र तक सड़क हो गए थे, उन क्षेत्र के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए या मरीज हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए इन सब सड़क का उपयोग कर रहा है या एम्बुलेंस अंदरूनी क्षेत्र तक आना जाना शुरू हो गई है। इस प्रकार क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो रहा है। उसी हिसाब से हम आगे भी अपना एक रणनीति तक काम करेगा। तो देखिए किस तरह से जो है सर बता रहे थे कि इन क्षेत्रों में जो है पुलिस की जो सहभागिता है, अभी मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में पहले पुलिस को देख करके जो ग्रामीण लोग हैं वो भाग जाया करते थे। आज वो ग्रामीण बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं पुलिस से और अपनी समस्याओं को जो है पुलिस के सामने रखते हैं और पुलिस से उसका समाधान भी चाहते हैं। बहुत जगह ऐसा देखने को मिला है कि पुलिस से जाकर के जब कभी किसी की तबीयत खराब होती है तो कैंपों में भी जाकर के जो गांव के लोग हैं वो कैंपों में जाकर के दवा भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का जो मन में एक डर चल रहा था कि जो है पुलिस के प्रति वो हटता हुआ दिखाई दे रहा है। जी,
पुलिस और जनता के बीच के जो संबंध को मजबूत और मधुर बनाने के लिए हमारा अनेक प्रकार के कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम थे, जैसा आमचो बस्तर, आमचो पुलिस, फिर दंतेवाड़ा जिला में जैसा लोन वराटो अभियान भी संचालित किए गए थे, सुकमा जिला में पुनः नरकोम, इस प्रकार का अलग अलग जिला में अलग अलग नाम से कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हमने संचालित किए गए। इसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम को देखने मिला और जनता भी पुलिस से संपर्क करने में, अपना समस्या से अवगत कराने में किसी प्रकार का संकोच नहीं कर रहा है। उल्टा पुलिस जनता और शासन प्रशासन के बीच के एक कड़ी के रूप में काम करते हुए क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने से लेकर उनकी समस्या का समाधान करने के लिए भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है। और इसमें अभी यदि कभी भी गांव में जो सुरक्षा बल अभियान में जाते थे, जनता स्वयं पुलिस के पास आते, अपना समस्या को अवगत कराते। और महिला कमांडोस हमारा जो पास अभी सभी टीम्स में काम कर रहा है, दंतेश्वरी फाइटर्स, दुर्गा फाइटर्स, इस प्रकार के महिला कमांडोस भी सुरक्षा बल के साथ अभी नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ कैंप स्थापना में भी अभी अपना भूमिका निभा रहा है। इन सब परिस्थिति के कारण से जनता और पुलिस के बीच का संबंध काफ़ी एक सकारात्मक रूप से अभी बढ़ते जा रहा है। आने वाले समय उसका हमको सबको लाभ होगा उसका। तो देखिए किस तरह से जो सर बता रहे थे कि जो महिला पुलिस बल है और सभी जितनी भी जो है कैंप हैं उसमें महिला पुलिस बल है, और जो एक हमेशा से उंगलियां उठती थी बस्तर पुलिस के ऊपर कि जो डीआरजी के या जो पुलिस के जवान हैं वो क्षेत्रों में, ग्रामों में जा करके जो है कहें तो महिलाओं के साथ में जो अभद्रता वाली बात होती थी, ये बात पे वाकई में जब से महिला पुलिस बल आई है अंकुश लगा है। एक बड़ी शिक्षा की बात है, बहुत सारे स्कूल कॉलेज जो है शासन के प्रयास से खोले जा रहे हैं। शिक्षा के पहुंचने से किस तरह से अंदरूनी क्षेत्रों में क्षेत्र का विकास होगा? तब नक्सल समस्या जो चरम सीमा पर थे, उस समय जो माओवादी आतंक के कारण से अनेक स्कूल आश्रम जो अंदरूनी इलाके में बंद हो गए थे, जो शिक्षक उधर जाने की स्थिति नहीं बन पाए थे। इन सब कारण से जो क्षेत्र के जो बच्चे या युवा पढ़ाई से वंचित रह गए थे। विगत 3-4 वर्षों में से जैसा उन इलाका में भी जो नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करने के पश्चात जो बंद पड़ा जो स्कूल्स को पुनः प्रारंभ करने के लिए एक प्रक्रिया चालू की गई थे, उनसे लगभग 200 से अधिक जो स्कूल और आश्रम्स पुनः उन इलाके में प्रारंभ हो गए थे। इसका लाभ क्षेत्र के जो बच्चे और उनके जो युवा वर्ग के लिए प्राप्त हो रहा है। और उसी कारण से मतलब जो आने वाला जो नया पीढ़ी है वो शिक्षा का लाभ लेकर मतलब वो खुद एक स्थिति में पहुंच सकता है, मतलब सही क्या गलत क्या उसका समझने का और स्वीकार करने की स्थिति में आ सकता है। कोई भी समाज यदि आगे बढ़ना होगा उसका शिक्षा काफ़ी एक महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं, उसको उपलब्ध कराने शासन भी समर्पित है और स्थानीय प्रशासन भी उसी दिशा में लगातार काम करते आ रहे हैं। इन सब के पीछे जो सुरक्षा कैंप है या ताना है, जो चौकी है, ये एक बैकबोन के रूप में काम करते। इन इलाका में जो विकास कार्य के साथ साथ जो शिक्षा और जो स्वास्थ्य का भी लाभ क्षेत्र के जनता को देने के में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहा है, उससे क्षेत्र के जनता लाभान्वित हो रहा है। क्षेत्र में जिस तरह से शासन प्रशासन के प्रयास से एक बदलाव देखने को मिला है, बहुत ही जल्द ये जो बस्तर की खूबसूरती है, क्योंकि बहुत एक ऐसी क्षेत्र हैं, वाटरफॉल हैं जो कहें कि रास्ता भी नहीं है और एक नक्सल समस्या से जूझते रहते थे, आज पर्यटन का उन क्षेत्रों में बढ़ावा हुआ है। और जो बस्तर पुलिस है हर व्यक्ति को सुरक्षा देने का जो है प्रथम प्रयास करती है, और कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में जब रोड का निर्माण होगा तो ये जो छिपी हुई सुंदरता है बस्तर की ये निकलेगी। सर, पर्यटन के क्षेत्र में जो है बात करें, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अच्छे पर्यटन के साधन बन सकते हैं, किस तरह से सरकार काम कर रही है? जैसे बस्तर क्षेत्र में अभी जो परिस्थिति थोड़ा सकारात्मक रूप से बदलते जा रहा है, उसी कारण से इधर का अवसर का भी काफ़ी संभावना खुलते जा रहा है। बस्तर संभाग में देखा जाए तो मतलब काफ़ी एक प्राकृतिक सौंदर्यता है, उसका आनंद उठाने के लिए बाहर से भी काफ़ी बड़ी संख्या में पर्यटक लोग आते थे पहले। अभी जैसे कोविड के पश्चात विगत 1-2 साल से देखा जाए तो अभी काफ़ी बड़ी संख्या में पर्यटक लोग बाहर से आ रहा है। इससे स्थानीय युवा युवती को एक रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। होम स्टे का भी काफ़ी अभी एक प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, साथ साथ जो ट्रैकिंग के लिए भी जो स्थानीय युवा युवती गाइड के रूप में भी काम करते हैं। इन सब कारणवश जो बस्तर का लोग बाहर से आकर नज़दीक से देखने के लिए, बस्तर को और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक अवसर प्रदान हो रहा है, और साथ साथ अंदर के लोग भी बाहर की दुनिया से जुड़ने के लिए भी एक मौका मिल रहा है। इन सब एक पॉजिटिव चेंजेस धीरे धीरे बस्तर में आ रहा है। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में जो स्थानीय लोग का काफ़ी उधर रोजगार के और उनका एक रूरल इकोनॉमी और लोकल इकोनॉमी के हिसाब से भी देखा जाएगा, काफ़ी एक इम्पैक्ट रहेगा, उससे क्षेत्र की जनता का अधिक से अधिक लाभ होगा। तो जैसा कि आप देख रहे थे, बस्तर आईजी सुंदरराज पी साहब हमारे साथ में थे और उन्होंने किस तरह से बताया कि बस्तर के क्षेत्र में अब आगे
ये बदलाव देखने को मिल रहा है और ग्रामीण भी उस नक्सल अत्याचार से उबते हुए दिख रहे हैं। अंतिम सवाल लेना चाहूंगा सर, एक अपील जो बस्तर पुलिस हमेशा से करती आ रही है कि लोग भटके हुए लोग जो है फिर से मार्ग पे आ जाएं। जी, जैसे सीपीएम मोदी संगठन हमेशा हिंसा के ऊपर और जो आतंक की इसके बल पर काम करने के विश्वास करने वाला संगठन है, इसके किसी प्रकार का कोई भविष्य नहीं है। इस बात को स्थानीय माओवादी कैडर काफ़ी हद तक समझ लिए, इसलिए उनका संगठन छोड़कर बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण किया, यह संगठन छोड़कर हिंसा त्याग करके चले गए थे। आने वाले समय में भी हम लोग शेष जो माओवादी कैडर्स है उनसे भी हम अपील वही करना चाहते हैं, क्योंकि हिंसा से किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं होगा, इससे क्षेत्र की जनता को ही नुकसान हो रहा है, उनकी भविष्य खराब हो रहा है। इसलिए वो लोग सब हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होकर क्षेत्र के जो जनता की इच्छा अनुसार, उनकी मंशा अनुसार विकास कार्य को गति देने में उनका भी एक योगदान होना चाहिए। एक सामान्य जीवन जीने के लिए आत्मसमर्पित नक्सली का हम लोग आर्थिक सहायता से लेकर अन्य सभी प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध की जाती है। उसका अनेक लोग अभी तक उसका लाभ भी प्राप्त किया है। हम अन्य जो माओवादी कैडर से भी वही अपील करना चाहते हैं, वो हिंसा छोड़ दे और समाज के मुख्य धारा में शामिल होकर क्षेत्र के विकास के लिए उनका भी एक भूमिका होना चाहिए, ताकि शांति व्यवस्था बनाए रहे और बस्तर का एक नया पहचान दिलाने में जो पूरा समाज की एक इच्छा है, उसमें उन लोगों का भी इस बात को समझकर अपना भूमिका को तय करना चाहिए। ये हम लोग का प्रयास भी और हम लोग का अपील भी। तो देखें किस तरह से सुंदरराज पी साहब ने बस्तर के क्षेत्रों में बदलाव होने की बात कही और एक इनकी तरफ से अपील भी किया गया कि जो भटके हुए ग्रामीण हैं वो पुनः आत्मसमर्पण करके क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग करें। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, जगदलपुर।